कभी कभी कुछ चीजें हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद यहाँ करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब के सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। यह रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था। मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैंने रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं आपके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ भी गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वह नौकरी है और मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टी पर आया था लेकिन कंपनी ने अचानक ही अपनी उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहाँ कर जैन बाजार चले गए और 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगी, ये तो बहुत सारी है। इसे दो, आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब की से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे यह तुम्हारे इलाकों का पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वह उसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें ने फिटकरी को खरीदने के लिए तरसती हैं। हर सऊदी औरतों के घर यह लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आमतौर पर मिल जाती है लेकिन वहाँ उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने अपने सामान की में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपना पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पता कि बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देख जैन कहने लगे तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी यह सब झूठ बहाने हैं लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर जैन मुझे छोड़कर चले गए थे लेकिन जब भी उनका फोन आता मैं रोज कतार रोती। उनकी माँ को फोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराई करती थी। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी। और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिया। यह सुनकर मैं खुश हुई। वह मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था लेकिन मैंने उनके नज़रअंदाज करके जल्दी जाने की तैयारी। मैंने जैन से पूछा क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है? जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी कुछ साखा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज़्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का क्या सऊदी औरतें करती हैं। क्या है मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटे में सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही मगर मेरे पति ने मुझसे पहले सवाल ही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया।
उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फ़िक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वह किसी को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसे और क्यों देकर आए। जैन की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो आ रहा था कि मैं जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी आपके बगैर क्या ज़िंदगी गुजारी होंगी? तो आपने बस रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि मैं अब हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे कि यह खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी मम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मी मुमकिन पैसों के लिए तगाज़ा करती रहती हैं और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे ही खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसा बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लूँगी और मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम भला क्या काम करोगे? तुम क्या नौकरी करोगे? तुम सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घर का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। जैन की मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था, मैं नौकरी करूँगी। फिर मैं 15 साल फ्लैट वालों को से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारत फैमिली ही रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतें घर में खाने पकाने के लिए रख लिया गया। तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए, कहने लगी, तुम सच में ही काम ढूंढ लिया है? मैं तुम्हें दूसरे के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी का खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसू नहीं जैन का दिल मौम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही हैं, इसलिए वह मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि जैन ने मुझे काम करने की इजाज़त दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब वह हमेशा रह सकती है। मैंने खुशी से जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन मैं जैन दफ्तर जाते हुए कहे गए कि अगर तुम्हें काम समझ आया तो करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैं उसने बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर मैं फिर से पड़ोसन मुझे औरतों के घर ले गई। क्या थी आलीशान महल थी। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत ही अच्छी और खुश अखलाक थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्हें इशारों में समझा दिया कि उन्हें किस तरह का खाना पका कर दे। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फैक्ट्री के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फैक्ट्री लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया था। यह अरबी औरतें आखिर इस फैक्ट्री का क्या करती, लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी थे मुस्लिम थे। वहाँ सब अरबी या इंग्लिश की ही भाषा आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि इन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं कि अरबी औरतें इनका क्या करती। मैंने सोचते सोचते मैं 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले ही वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी। यह आखिर माजरा क्या है? इंडिया में तो ऐसे कुछ नहीं देखा था। मुझे खाने पकाते ही देर हो चुकी थी। मैंने कि किसी अरबी औरत मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसे फिटकरी का एक टुकड़ा निकाल कर उसे तेल में भिगो कर और एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझे मालूम नहीं हो सका। उसका अंदाज़ा छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हो गई। और खैर, पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में फारिग हो गई और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट
लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं था हुआ। शाम को मैं जैन के घर तो मुझसे ढेरों सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया, काम बहुत अच्छा है, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब मैं उसके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात में खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर, यह पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच वहीं पर ही तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे उनके साथ एक बड़े मॉल लेकर गए। वह रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरत के ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी भी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने यहाँ तक यही समझा कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था। और आज पहली बार मैं यह सब देख रही थी। तभी मुझे कुछ ख़रीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया, उसके साथ इसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत खुशी से हमसे बातें की और उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात को खाने पर दावत पर बुलाया। वह लोग अरबी थे, लेकिन उनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी थी। उन लोगों के बहुत ज़िद करने पर जैद ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि यह पहली दफ़ा यहाँ आकर किसी के घर का दावत पर जा रही थी। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कर गए थे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था, जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। जैन की दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर बोली कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफ़ा मैंने फिर से दिल से यह सवाल उठा गया था, आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी को क्या करती हैं। मैंने सोचा कि वह फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाली अंदाज के फिटकरी के तेल डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है कि ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने से पूछ लिया कि यह फिटकरी या क्या और क्यों रखी हुई है। वो इतनी सारी फिटकरी क्या करेगी उसका कोई। मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग उड़ गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कबर्ड में रख दी। उसका अंदाजा बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने लगी, तो मैं खामोश हो गई, लेकिन क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही जिम्मेदारी खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रहती थी। जैन ने मेरा गुमसुम सा अंदाजा देखा तो पूछने लगे, क्यों, तुम्हें क्या हुआ। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने उन दोनों अरबी मालिकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर यह अरबी औरतें करती क्या हैं। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतों तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे इधर भी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझे फोन करते थे। जब से मैं जैन के पास आई थी, मेरी मम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे, लेकिन मम्मी को भी ज़्यादा पता नहीं था कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जाता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फिक्र नहीं रही थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था, 3-4 खाने पकाने होते थे, वह भी थोड़े थोड़े ऐसे करके कि कुछ दिन गुजर गए और राष्ट्रीय दफ्तर में लौटे तो मेरे हाथ पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगा और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अभी औरतें यहाँ नहीं चाहती हैं कि यह राज कभी किसी को
पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके खानदान में चलती आ रही है और वह उनसे अपने तक महफूज रखना चाहती हैं। इसलिए सलमा भाभी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राशिद की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी का ऐसा क्या किया जाता है, हो सकता है जो इस कदर छुपाने से लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टुटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती हैं, और जो चीज़ें इंडिया में होती है वो यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती हैं, जो हैरान है। और अगर इंडियन औरतें को उसके बारे में पता चल जाए तो हर घर में फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप पता भी दे कि कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं तंग रह गई। आपने 22 साल जिंदगी में मैंने ऐसे राज फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं कि सुना कि हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे हाँ बिल्कुल यही बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ, उसने मुझे यह सारी बातें बताई। मेरी अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रखकर दिया जाता है। उसके बाद रोज रात को उस दिन वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात अपने पेट और नाक के लगाती हैं। उनका मानना है कि इस तरह उसके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती हैं उसके पास बेटे की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाए तो सब की सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। मगर इससे मुझे यह समझ नहीं आया कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती। मेरी बात सुनकर अरिश कहने लगे कि हर किसी को अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टुटका इस्तेमाल कर रही हैं। खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे से कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे मुझे अब बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैन की बात सोचकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटा की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उनके तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी। मैं हैरात की बात थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी में नवजात दिया, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी या सब ऊपर वाले के हाथ नहीं है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही हैं। यह बात तो नहीं जानती कि कितनी अरबी औरतें के घर में फिटकरी मौजूद है, पर आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टुटके इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने अभी अरबी औरतों की फिटकरी को टुटके का सुन रखा है। कमेंट में आपकी राय जरूर बताइए और हमें बताइए कि क्या बेटी ही जरूरी है। अगर ऊपर वाला हमें बेटा बेटी देना चाहता है तो क्या हमें उसकी कोई बुराई है कि आप इन इलाकों में बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे टुटके के लिए किए जाते हैं। धन्यवाद।